हेलो फ्रेंड्स, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी, बीपीएससी तथा सीडीपीओ का प्रारंभिक परीक्षा का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। कोई भी फाइनल मैच के पहले प्राय लोग प्रैक्टिस मैच करते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज भी एक तरह के प्रैक्टिस मैच की तरह ही है। इसके लिए आवश्यक है कि आप पेन और पेपर लेके आप स्वयं इसका जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करें तथा आंसर के साथ मिलान करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो मैं पहला क्वेश्चन पे आता हूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन का परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। यह इस परियोजना का जो पार्ट है, बीना पनकी में जो पनकी पीओएस टर्मिनल है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो बिना देखते हैं यहाँ पे एमपी में है, पनकी यूपी में है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर बी होगा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रायगढ़ जो किला है का दौरा किया गया है, वो किस राज्य में अवस्थित है? तो राष्ट्रपति जो रायगढ़ का जो किला जो दौरा किया है वो महाराज छत्रपति जो शिवाजी महाराज है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही किया गया है। ये जो रायगढ़ का किला है ये 1662 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसका आंसर होगा ए। हाल ही में एविया द्वीप जो है उस पर भयंकर आग लगने के कारण वो चर्चा में है। तो निम्न में से यह किस देश के अंतर्गत आता है? तो जो एविया द्वीप है वो है ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये ग्रीस के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा बी। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो बिटकॉइन ये वर्चुअल कॉइन्स होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। तो ये जो अल सल्वाडोर जो देश है वो बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसका आंसर होगा बी। नजमा बोर्डिन रामडोमधाने निम्न में से किस देश की महिला पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो पहली प्रधानमंत्री कहीं भी महिला बनती है तो इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ट्यूनीसिया जो कि अफ्रीका के सबसे उत्तरी देश है, यहाँ पे ये नजमा बोर्डिन रामदेनु पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब है कि निम्नलिखित में से किसको बिहार की नदियों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो स्वर्ण रेखा है वो झारखंड में है, जिसके मुहाने पे ही जो जमशेदपुर शहर है वो अवस्थित है। बाकी जो महानंदा हो गया, गंडक हो गया, पुनपुन, तीनों बिहार में है। तो इसका आंसर होगा ये बिहार में नहीं है। निम्न में से किस सिटी को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा जो भागलपुर है, यहाँ पे काफी सिल्क का उत्पादन होता है। इस सॉरी भागलपुर, यहाँ पे काफी सिल्क का उत्पादन होता है, इसलिए सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के नगरीय जनसंख्या कितना है? यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बिहार का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 11.3%। इसका आंसर होगा ए। बिहार के किस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है? तो पता ही होगा कि बिहार में 9 प्रमंडल है, उसमें जो तिरहुत प्रमंडल है उसका जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर है। तो इसका आंसर होगा सी। बिहार की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। 1984 में 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अभी बिहार में दो पहला राष्ट्रभाषा हिंदी है, दूसरा उर्दू है। आप लोग किसी भी सरकारी भवन में जाते होंगे तो 2 लैंग्वेज में प्राय वो लिखा जाता है, एक हिंदी एक उर्दू में। तो इसका आंसर होगा डी। लैंगिक असमानता लैंगिक असमानता सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके द्वारा ही लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में नहीं आता है? तो हम लोग प्रत्यक्ष श्रेणी के ये समझ लीजिए कि जिस अगर कर लगता है तो वह डायरेक्ट रूप से आपको अगर प्रभावित करता हो तो प्रत्यक्ष कर हो गया, अगर इनडायरेक्ट रूप से आपको प्रभावित करता हो तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो संपत्ति शुल्क डायरेक्ट रूप में प्रभावित करता है, उपहार कुछ डायरेक्ट रूप में, और व्यक्तिगत जो प्रत्यक्ष कर होता है वो भी डायरेक्ट रूप में प्रभावित करता है। लेकिन जो सर्विस टैक्स है
वो इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करता है। हम लोग कुछ सामान की खरीदारी करते हैं, उस पर जो सर्विस टैक्स लगता है वो भी हम लोग डायरेक्ट रूप में वो जो बेचता है वो बियर नहीं करता है, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से जो लोग खरीदते हैं वो बियर करते हैं। इसका आंसर होगा सी, सर्विस टैक्स, सेवा शुल्क। निम्न में से कौन आर्थिक विकास का कारण नहीं है? तो हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे किसको? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दो टर्म है। आर्थिक समृद्धि, तो पहले आर्थिक समृद्धि किसको कहेंगे? देश के सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, गरीबों की जो जनसंख्या उसमें कमी, ये सब आर्थिक समृद्धि का पार्ट हो गया। लेकिन जब ये हो गया कि किसी देश की आधारभूत संरचना की मजबूती सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से होता है, तो उसको आर्थिक कारण हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो इंडिविजुअली आर्थिक समृद्धि को सूचित करता है। बाकी जो तीनों है, शिक्षा हो गया, साक्षरता दर हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ये आर्थिक विकास को डिनोट करता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा कारक नहीं है, तो ये होगा प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर बी होगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर घटाई जाए तो वह क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं जब ब्याज दर घटाया जाएगा तो लोग अधिक से अधिक लोन लेना स्टार्ट करेंगे, और जो लोन लेके लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना व्यवसाय में करेंगे या अपना किसी और चीज में कर सकते हैं, जैसा भी उनको हो। तो अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इसका आंसर सी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट जारी कैसे करता? तो इसके लिए है कि मिनिमम सपोर्ट सिस्टम, नियत न्यूनतम प्रणाली है। मिनिमम सपोर्ट सिस्टम पे वो काम, मिनिमम रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व रेशियो पे काम करता है। इसमें है कि लगभग 175 करोड़ का उनके पास डिपॉजिट होता है, उसमें कुछ करेंसी होता है, कुछ होता है वो गोल्ड के रूप में होता है। इसीलिए वो मिनिमम रिजर्व रेशियो पे काम करता है। अगर अधिक से अधिक वो नोट छाप देगा तो यही चांसेस है कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाए। तो यही मिनिमम जो नियत न्यूनतम प्रणाली है जिसको हम मिनिमम रिजर्व रेशियो करते हैं, इस पे वो नोट जारी करता है। इसका आंसर होगा सी। अब है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में पहली बार अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से जो जो गरीब है उनको 10% का आरक्षण दिया गया? ईडब्ल्यूसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये 103वां जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, इसके तहत ही 10% जो रिजर्वेशन है अनुच्छेद 16 के तहत ईडब्ल्यूसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया है। इसका आंसर होगा बी। वर्तमान में कुल देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो जो उच्च न्यायालय अभी वर्तमान में है वो 25 है। इसका आंसर होगा सी, 25 है। टुल्लू भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। निम्न में से किस राज्य में बोली जाने वाली ये जो भाषा है? तो अभी 8वीं अनुसूची में हम लोग अभी देखते होंगे, अभी 22 भाषाएं हैं, उसमें एक बिहार का एकमात्र मैथिली है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसमें जो टुल्लू भाषा जो बोली जाती है वो कर्नाटका और केरला दोनों में बोली जाती है। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर होगा। 4 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर का लोकसभा तथा राष्ट्र विधानसभा के क्षेत्रों में परिसीमन हेतु एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है परिसीमन आयोग का, वो रंजना प्रसाद देसाई है। इसका आंसर बी होगा। लोक लेखा समिति, वहां पे आप लोग सुधार लीजिए, क्वेश्चन जो हमने पहले अपलोड किया था उसमें लोक सेवा हो गया है। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर होते हैं। 15 होते हैं जो लोकसभा के होते हैं, 7 होते हैं जो राज्यसभा के होते हैं। शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक्स में पर्याप्त मात्रा में कैफीन, कैफीन पाया जाता है। इसका आंसर होगा ई। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ में संयोजन करते हैं? आप लोग हम लोग देखते हैं कि दो फसलों के बीच में दाल का पौधा उगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होता है उसको वो मिट्टी में उसको स्थिरीकरण कर देता है। तो इसका आंसर होगा ए, दाल। निम्न में से कहा जो
फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। तो इस पूर्ण जो होता है वो होता है छोटी आंत में। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम है मूलतः प्रोटीन है। इसका आंसर ए होगा, प्रोटीन है। निम्न में से कौन सी जो प्रोटीन है जो मूत्र निर्माण, पेशाब निर्माण में सहायक होती है? तो ये है एल्बुमिन। अब है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महान विद्रोह निम्न में से किस घटना को कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 1899 1900 में जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था उसको ही उल गुलान या महान विद्रोह कहा जाता। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी कर की दो विशेषताएं हैं? आलोचना क्रिटिसिज्म और स्वतंत्र चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे? तो वो है राम मनोहर लोहिया। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1942 से 1946 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो मौलाना अबुल कलाम आजादी थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। उस समय भी ये जो थे अबुल कलाम आजाद कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें जो खाद्य एवं जो कृषि है ये मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। इसका आंसर होगा बी। अब है कि भूस्थिर जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है वो घूमता है, तो हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह पे वो रहता है, एक ही जगह पे हमेशा दिखाई पड़ता है। तो एक स्थिर ऊंचाई पे इनको रखा जाता है जिससे क्या होता है कि वो एक ही जगह वो दिखाई देते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे रॉकेट जो है काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही रॉकेट काम करता है। इसका आंसर ए होगा। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो जो ब्लैक होल जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो है इंडिया के ही है एम.एस. चंद्रशेखर। ब्लैक होल होता क्या है? तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसमें है कि इसके अंदर कोई भी जाता है, कुछ भी जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। इवन प्रकाश भी जाता है तो वो इसके बाहर नहीं निकल पाता, इसके कारण कुछ दिखाई नहीं देता। तो ब्लैक होल जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर। इसका आंसर ए होगा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो चमकीला बनाने के लिए जो किया जाता है वो है जिंक ऑक्साइड। इसका बी आंसर होगा। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो विस्फोटक के उत्पादन में हम लोग देखते हैं जो ग्लिसरॉल है, ये है एक कार्बनिक यौगिक है जो नाइट्रिक एसिड एवं जो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरॉल बनाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये विस्फोटक हो जाता है। इसका आंसर होगा डी। अब एक हाथी गुफा का अभिलेख किस शासन के विषय में जानकारी देता है? तो जो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो उड़ीसा के उदयपुर पहाड़ी में अवस्थित है। इसमें जो खारवेल के जो बचपन है, उनका एजुकेशन है, राजाभिषेक तथा राजा बनने के बाद उनका जो 13 वर्षों तक का 13 वर्षों की पूरी विवरणी है वो हाथी गुफा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा सी। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो जो अपरहत जो कहा जाता था वो था कि बिना जोती हुई
जंगली भूमि, जंगली भूमि होना चाहिए, न कि किसी के अधिकार में। तो यहाँ पे बिना जोती हुई भूमि तो है, लेकिन यहाँ पे जंगली भूमि नहीं है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बिना जोती हुई जंगली भूमि को ही अपरहत कहा जाता था गुप्त काल में। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में ही कहा जाता था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे? तो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज तुगलक, इन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किस चीज का खेती नहीं करते थे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मक्का है, वो 13वीं 14वीं शताब्दी में इंडियन लोग इससे परिचित नहीं थे, बल्कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगीज जब आए, पुर्तगाल के लोग आए, तो वो मक्का लेके आए थे। इसका आंसर होगा ए। चांदी का सिक्का निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चांदी का जो सिक्का था वो सिरसा के द्वारा चालू किया गया था, जिसमें यह है कि सिक्के में 188 ग्रेन इसका वेट होता था, जिसमें कि 173 ग्रेन जो होता था वो चांदी का पार्ट होता था। इस पर प्राय अरबी तथा नागरी में सुल्तान का नाम भी अंकित होता था इस चांदी का सिक्का में। तो इसका आंसर होगा डी। अब है कि उत्तर का विशाल मैदान के अंतर्गत इसके जो स्ट्रक्चरल जो फीचर्स है, संरचनात्मक विशेषताएं हैं, उसमें सबसे साउथ में कौन सा अवस्थित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सबसे साउथ में जो अवस्थित है वो है खादर। इसका आंसर होगा डी, सी। अब है कि बराकर निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो बराकर जो सहायक नदी है वो है दामोदर की सहायक नदी बराकर है। इसका आंसर सी होगा। दस्त ए लूट मरुस्थल निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो दस्त ए लूट जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो है ईरान में, ईरान में अवस्थित है। इसका आंसर होगा डी। हॉर्मुज जल संधि निम्न में से किसे जोड़ता है? तो हॉर्मुज जल संधि अभी हाल में काफी वो फेमस हुआ था। यहाँ पे काफी काफी मात्रा में जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी का झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी झील यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेम्बनाड है, लेकिन ये मीठे पानी का जा रहा है। यहाँ खारे पानी का झील और लैगून पूछा जा रहा था, तो यहाँ इसलिए इसका ये है चिल्का झील, उड़ीसा का चिल्का झील। अब एक ब्लू फ्लैग परियोजना किससे संबंधित है? तो ब्लू फ्लैग जो परियोजना है वो समुद्री तट की साफ सफाई और विकास से संबंधित है। ब्लू फ्लैग योजना, इसका आंसर होगा ए। अमलाबाद टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जो अमरावती टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में अवस्थित है। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट है? तो भारत में टोटल जो पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट है, उसमें इंडिया में 4 हॉट स्पॉट है। इसका आंसर होगा ये। इसमें पश्चिमी घाट हो गया, सूडालैंड हो गया, पूर्वी हिमालय का पार्ट हो गया, ये सब आते हैं। अमीनपुर झील जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला जलीय निकास है। ये किस राज्य में अवस्थित है? तो जो अमीनपुर झील है वो तेलंगाना में अवस्थित है। ये हैदराबाद के पश्चिमी किनारे पे अवस्थित है। ये मानव निर्मित है, आप लोग याद रखिएगा, मानव निर्मित है। इसको गोलकुंडा के जो शासक थे इब्राहिम कुतुब शाह, उनके शासन काल में 1550 से 1580 ईस्वी में इसको बनाया गया था। इसका आंसर होगा सी। अब है कि उड़ीसा तट के जो भीतर कनिका जो नेशनल पार्क हैं, उनके दरदरी क्षेत्र खारे क्षेत्रों में मगरमच्छों के निवास की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो किस नदी के मुहाने में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा और महानदी सभी के मुहाने पे ये अवस्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ई। यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसी मुहाने पे जो भीतरकनिका नेशनल पार्क के अलावे भीतरकनिका
वन्यजीव अभयारण्य तथा गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य भी इसी मुहाने पे, चारों नदी के मुहाने पे अवस्थित है। तो मैं समझता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन है जो आपको जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है वो पता चलेगा, तथा आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। तो अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो जरूर लिख के बताइए, और साथ साथ ये भी मुझे बताइए कि हो सकता है कि किसी आपको लगता हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है, तो कृपया इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और अब तक अगर चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।